अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है, जब तक इनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक ये 1935 वाला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसको लेके चलेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये अपने फैसले करेंगे। जब पाकिस्तान ने 23 मार्च 1956 को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे 9 साल तक हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बल्कि हमारे पास 1935 जो इंडियन एक्ट था वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास चल रहा था। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 234 आर्टिकल्स हैं और इसके 6 शेड्यूल्स हैं। अब शेड्यूल और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, एक मिसाल से समझाता हूँ कि ऐसे समझ लें कि जो शेड्यूल है वो मेन हेडिंग है और जो आर्टिकल्स हैं वो सब हेडिंग है इसकी। मतलब कि एक हेडिंग है जो मेन है उसे हम शेड्यूल कहते हैं, उसमें सब हेडिंग्स आ जाती हैं, छोटी हेडिंग उससे जो उसकी जो ब्रांचेस समझ लें उन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। तो ये था। और जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, ये दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो सेंटर था और जो प्रोविंसेस थे वो सेपरेट थे। तो जितना ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज़्यादा हमें रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस, एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी, ज्यूरिसडिक्शन ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से इतना कुछ ऐड था कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन था। दूसरे पॉइंट में आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके मुताबिक क्या है कि जो पाकिस्तान को हमने हासिल किया था तो बुनियाद क्या थी? इस्लाम। तो इस्लाम जब बुनियाद थी तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो इंक्लूड करता था प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो एंटायर यूनिवर्स पर जो सोवरेनिटी है, पूरी यूनिवर्स पर जो सोवरेनिटी है सबसे आला है वो अल्लाह अलमाइटी है। अल्लाह ताला सबसे आला है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान को जब हमने हासिल किया था तो हमारी बुनियाद ये थी। तो इस वजह से जो कुरान है और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है और वो हर बंदे की लाइफ में ऐड होनी चाहिए। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फीचर है। और इसी में एक और बात ऐड है कि जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है उसे मुसलमान होना लाजमी है और जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें इस पाकिस्तान के एज ए सिटीज़न प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद था 1956 में। तीसरा पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 था इसके मुताबिक जो गवर्नमेंट हमें सिलेक्ट की गई थी, हमें मिली थी, वो थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके मुताबिक क्या था कि जो तमाम जो मिनिस्टर थे उन्हें हम मेंबर समझते थे पार्लियामेंट के तब तक जब तक मेजोरिटी का जो वोट है वो कॉन्फिडेंस का हासिल कर सकें। जो बाकी असम्बली के जो मेंबर्स थे उनका वोट जब तक ये मिनिस्टर्स हासिल करते हैं तब तक ये मिनिस्टर हैं, उसके बाद ये रिमूव कर दिए जाएंगे। और ये क्या था कि ये इंडिविजुअली और जो कलेक्टिवली थे ये रिस्पॉन्सिबल थे अपनी कारकर्दगी के। जो जो इन्होंने काम करने थे वो इंडिविजुअली हर बंदा अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देता था, उसका वो अकेला जिम्मेदार था। और जो सारे मिलकर भी जो जिम्मेदारी सर अंजाम देते थे उनके वो सारे जो मिल के थे वो भी जवाब देते असम्बली में। और असम्बली के पास इतनी पावर थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है उसकी सीट से, उसके ओहदे से। और जो प्रेसिडेंट था वो हेड ऑफ स्टेट था और जो प्राइम मिनिस्टर था वो हेड ऑफ गवर्नमेंट था। चौथा पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसका मुसलमान होना लाजमी है और उसकी कम से कम 40 साल एज भी होनी चाहिए। और वो सिलेक्ट कैसे होगा कि जो नेशनल असम्बलीज़ के मेंबर्स हैं और जो प्रोविजनल असम्बलीज़ के जो मेंबर हैं वो सारे मिलकर इसे सिलेक्ट करेंगे, मेजॉरिटी वोट से ये जीतेगा और ये 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा, जो कि आज भी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही रूल मौजूद है। और इसके पास इतनी पावर थी कि ये तलब भी कर सकता था और असम्बलियों को तोड़ भी सकता था ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की एडवाइस पर ये असम्बलियों को भी तोड़ सकता था, इतनी ज़्यादा पावर थी। और ऐसी सूरत हाल जब इंटरनल और एक्सटर्नल किसी तरह का डेंजर हो तब ये मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज भी कर सकता था।
और इसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि ये गवर्नर्स को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ऑडिटर जनरल को और जो एडवोकेट जनरल है इन सबको ये सिलेक्ट भी कर सकता था अपनी मर्जी से। उसके बाद अगला फीचर आता है प्राइम मिनिस्टर का। ये सिलेक्ट होता था इनडायरेक्टली बाय पीपल, मतलब कि वो इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव्स को और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट करते थे या इलेक्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर को, और ये पार्लियामेंट्री ग्रुप का लीडर भी था। और इसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि नेशनल असेंबली से अपनी मर्जी की कोई भी कैबिनेट सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन वो कैबिनेट नेशनल असेंबली में जवाबदेह है। अगला पॉइंट आता है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ बिल्कुल सिंपल है कि कुरान और जो सुन्नत है इसके बाहर कोई भी कानून एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी हदूद हैं वो सिर्फ कुरान और सुन्नत के अंदर, मतलब कि इसके दायरे में रहकर ही कबूल की जाएंगी। अगला पॉइंट है फेडरेशन। फेडरेशन में अब क्या था कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड होंगी सेंटर में और जो प्रोविंसेस हैं उनमें, लेकिन जो सेंटर होगा वो प्रोविंसेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगला फीचर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, अदालत होनी चाहिए जो किसी के सामने जवाबदेह ना हो, और इसे सिलेक्ट करता है हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट। तीसरा ये कि इसके किए हुए फैसले को कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, बशर्ते ये कि वो किसी तरह का वोलेट हो या इलीगल हो या किसी तरह की अनइक्वालिटी हुई हो। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट करता है, मतलब कि एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और स्टेट को भी ये एडवाइस कर सकता है जब ज़रूरत हो। और जो फेडरल है और जो प्रोविंशियल है इनमें गवर्नमेंट है, इन दोनों में कोई भी अगर झगड़े की सूरत हाल बनती है तो भी सुप्रीम कोर्ट इनका फैसला करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जैसे कि 1973 अब के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, लेकिन 1956 की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक हाउस था और उसका नाम था नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली के 300 मेंबर्स थे जो कि सिलेक्ट होते थे विंग से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों से। और कोई भी शख्स तब तक मेंबर नहीं बन सकता था नेशनल असेंबली का जब तक उसकी एज 25 नहीं होती, और जिसने वोट करना था उसकी एज जब तक 21 नहीं होती वो वोट नहीं कर सकता। और जो 10 सीट थी वो वीमेन के लिए रिजर्व थी और 10 साल के लिए थी। अगला पॉइंट आता है फंडामेंटल राइट्स का। जो फंडामेंटल राइट्स थे वो एज अ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड थे, और जो फंडामेंटल राइट्स थे वो एनफोर्सेबल थे बाय द सुप्रीम कोर्ट। और वो तमाम लॉ और जो पॉलिसीज थी जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती थी उन्हें हम लॉ कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते थे कि ये वॉयलेट कर रही हैं तो इन्हें रिमूव किया जाए। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट भी मौजूद था। और ये फंडामेंटल जो राइट्स है ये तमाम मुसलमानों पर जो सिटीजन थे उन पे अप्लाई होते थे कि कोई भी इन्हें वॉयलेट नहीं कर सकता, या भी किसी भी सिटीजन के साथ कोई अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनमें से कुछ ये हैं कि राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, राइट ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह, ये कुछ राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो लास्ट पे पॉइंट आता है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो थी उर्दू और बंगाली, ये 2 लैंग्वेजेस थी। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो सिर्फ एक्सेप्टेबल थी बिजनेस ऑफिशियल्स के लिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें। अब के लिए खुदा हाफिज़।